अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे इस्लामी मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो तारीख से बड़ा हुआ है, जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बहादुर हैं और इस मुल्क में कुदरती खूबसूरती और कुदरती ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा मुल्क जो चाहे तो पूरी दुनिया की तजारत को बंद करवा सकता है। जोग्राफी लिहाज से इस मुल्क की बहुत अहमियत है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं यमन की। इस वीडियो में हम आपको यमन की तारीख के बारे में बताएंगे, अमेरिका और इंग्लैंड क्यों इस पर अटैक कर रहे हैं, हौसी बाकी कौन है जिसने अमेरिका और इंग्लैंड को टक्कर दी हुई है, यहाँ की कुदरती खूबसूरती दिखाएंगे। इसके अलावा बहुत से हक़ाइक़ बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। चलें अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। यमन, जिसका लफ्ज़ी मतलब है खुशी या बरकत, ये अरब दुनिया का गरीब तरीन इस्लामी मुल्क है। यमन का पुराना नाम अरेबिया फ्लैक्स यानी हैप्पी अरेबिया कहा जाता था। यमन की कुल आबादी 3 करोड़ 45 लाख के करीब है, जो दुनिया के 44वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 5,28,000 मुरब्बा किलोमीटर है। ये मुल्क मगरबी एशिया में वाक़या है, जिसके जनूब में सऊदी अरेबिया, मगरिब में रेड सी, शुमाल में अरेबियन सी और मशरिक में ओमान का बॉर्डर लगता है। दोस्तों, यमन अरब दुनिया का आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है। मुल्क का दारुल हुकूमत सना है, जो आबादी के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, जिसकी कुल आबादी 25 लाख के करीब है। यमन के इर्द गिर्द के मुल्कों के लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ही शानदार है, जबकि यमन के लोग गरीबी की ज़िंदगी गुजारते हैं। यमन की ऑफिशियल ज़ुबान अरबी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गरीब होने के बावजूद यहाँ पर शादी का फंक्शन 21 दिन तक जारी रहता है। इस मुल्क में शराब पर मुकम्मल पाबंदी है और यहाँ कोई औरत की तस्वीर नहीं ले सकता। हर औरत के लिए हिजाब लाजमी है। यमन के 50% से भी ज़्यादा लोग गरीबी की ज़िंदगी गुजारते हैं। सऊदी अरब की तरह यमन में भी चोरी करने पर हाथ काट दिए जाते हैं, जबकि इस्लाम के खिलाफ बोलने वाले की ज़ुबान भी काट दी जाती है। इस मुल्क में एक अजीबोगरीब रिवाज भी है, जहाँ छोटी बच्चियों की बड़े मर्दों से शादियाँ करवाई जाती हैं। यमन अरब दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ बादशाहत की बजाय जमहूरी तर्ज हुकूमत कायम है। यमन में तकरीबन 100% आबादी मुस्लिम है, जिसमें 65% आबादी सुन्नी मुसलमान जो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की पैरवी करते हैं और 35% शिया मुसलमान की आबादी है। यमन का शहर सना दुनिया की कदीम तरीन शहरों में से एक है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीनों बेटों में से एक बेटे ने ये शहर बनाया था। इस शहर में मौजूद घरों का डिज़ाइन बहुत ही अलग किस्म के आर्किटेक्चर से बनाया गया है, जो इनके कल्चर की अक्कासी करता है। यहाँ बहुत से टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं, जिनमें दारुल हिजरा, जो अपने हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। सला मॉस्क इस मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद है, जो नहायत खूबसूरत है। बाबुल जमन, जो 17वीं सदी का बना हुआ गेट है। जबल नौकम, यहाँ के रहने वालों के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने इस पहाड़ पर खड़े होकर इस शहर की बुनियाद रखी। दोस्तों, आप ये बात सुनकर हैरान होंगे, अरबी नस्ल का आगाज़ यमन से हुआ था। कुरैश कबीला और मदीने का अंसार कबीला भी यमन का था। नकल मकानी के बाद ये सऊदी अरेबिया में आबाद हुए। अंसार कबीले को यमन में अल अज़द कहा जाता था। दोस्तों, यमनी काफ़ी दुनिया की सबसे बेस्ट और एक्सपेंसिव काफ़ी समझी जाती है। यमन के लोग अपने साथ खंजर ज़रूर रखते हैं और ये इनके कल्चर का बहुत अहम हिस्सा है। यमन में एक ऐसा दरख्त पाया जाता है जिससे बहुत सी मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। ये दरख्त सिर्फ यमन के जजीरे सुकोत्रा में पाया जाता है, जिसकी शक्ल छतरी की तरह होती है और इस दरख्त को ड्रैगन ब्लड ट्री कहा जाता है। यमन का शुमाली इलाका कुदरती ज़खायर से माला माल है, जहाँ ऑयल, कोबाल्ट, कॉपर, गोल्ड, आयरन और निकल के ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं। इसी वजह से ये इलाका ब्रिटिश के कब्ज़े में 129 साल तक रहा।
दोस्तों, इनके मुल्क में एक कात नामी पत्ते पाए जाते हैं जिन्हें तकरीबन सारा मुल्क खाता है। जैसे पेशावर में नस्वार, कराची में गुटका, ऐसे ही हल्के नशे के तौर पर कात के पत्ते इस पूरे मुल्क में खाए जाते हैं। यमन की करेंसी यमनी रियाल है जो पाकिस्तानी 1 रुपए के बराबर और इंडियन 0.33 रुपए के बराबर है। मुल्क में हर वक्त खाना जंगी रहने की वजह से इनकी करेंसी और मैशत बहुत कमजोर है। यमन का खूबसूरत साहिल समुंदर गल्फ ऑफ अदन है। इस साहिल समुंदर की जोग्राफी लिहाज से अहमियत बहुत ज्यादा है। पूरी दुनिया के तजारती शिप्स इनके साहिल समुंदर से गुजर कर जाते हैं। अमेरिका और यूरोप भी अपनी तजारत इसी रास्ते से करता है। इसी वजह से कुछ दिन पहले यमन ने इसराइल से आने वाले शिप्स को रोक लिया और मुतालबा किया कि गजा में पहले खुराक पहुंचाई जाए, इसके बाद हम शिप को छोड़ेंगे। ये शिप यमन की हुसी फोर्स ने पकड़ी, लेकिन इसके बाद अमेरिका और इंग्लैंड ने यमन की समुद्री हदूद पर अटैक करना शुरू कर दिया। इसलिए यमन की जोग्राफी अहमियत बहुत ज्यादा है। यमन चाहे तो पूरी दुनिया की तजारत को रोक सकता है। हुसी बाकी कौन है, इसके बारे में आपको आगे वीडियो में डिटेल से बताएंगे। इस मुल्क के मशहूर शहरों में हदरामौत, अल हुदैदा जो समुंदर के साहिल पर वाक़या है, इस शहर में यमन की सबसे बड़ी पोर्ट भी वाक़या है। याफा यमन का हिस्टोरिकल विलेज है। सकोत्रा यमन का खूबसूरत आइसलैंड है जो गल्फ ऑफ अदन पर वाक़या है। दोस्तों, अगर हम यमन की तारीख पर बात करें तो इस मुल्क की तारीख कई हजार साल पुरानी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यमन के लोग बहुत पसंद थे। इस मुल्क का शुमार दुनिया के आगाज में आबाद होने वाले इलाकों में होता है। आम तौर पर कहा जाता है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने इस इलाके की बुनियाद रखी। शुरू में ये इलाका ईसाइयों का मरकज था। मलका सबा का ताल्लुक भी यमन से था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में यमन पर मलका सबा या मलका बल्कीस की हुकूमत थी। इस दौर में भी दुनिया की बेशतर तजारत का मरकज यमन था। 630 ईस्वी में यमन में इस्लाम की आमद हुई। इस वक्त यमन अरब का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता इलाका था। आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम पूरे मुल्क में फैल गया। दुनिया में इस्लाम की इशाअत में यमन के लोगों ने अहम किरदार अदा किया। दोस्तों, 9वीं सदी तक यमन में मुकम्मल तौर पर इस्लामी हुकूमत कायम हो गई। इसके बाद यमन का साहली इलाका तुर्कियों की तजारत का अहम मरकज बन गया। 1948 में इमाम याहिया को मारकर इनके बेटे तख्त नशीन हो गए। 1987 में यमन में तेल की दरियाफ्त हुई। 1990 में शुमाल और जनूबी यमन के दरमियान एक मुआहिदा हुआ जिसमें दोनों हिस्सों में एक ही निज़ाम रखने का फैसला किया गया। 1990 को दोनों हुकूमतें मुकम्मल तौर पर इत्तेहाद का हिस्सा बन गई, लेकिन दोनों हिस्सों की फौजें आपस में इत्तेहाद ना बना सकीं। 1994 में इनकी अलहदगी हो गई। शुमाली यमन की फौज ने जनूबी यमन के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। जनूबी यमन को सऊदी अरब की हमायत हासिल थी और शुमाली यमन को ईरान की हमायत हासिल थी। 1994 में आपस में इनकी जंगें भी हुई और इस जंग में 80,000 जानों का नुकसान हुआ। ब्रिटिश भी इस मुल्क में फसाद चाहते थे। 1966 तक इस मुल्क में बरतानिया काबज रहा, लेकिन जाते जाते इस मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम कर गया। क्योंकि ये मुल्क अगर मजबूत हुआ तो तजारत के लिए हमें यमन का मुफ्ताज होना पड़ेगा। इसलिए शिया सुन्नी फसाद जंग में बदल गया। शुमाली हिस्सा जिसे ईरान सपोर्ट कर रहा था, इस जगह शिया आबाद थे, और जनूबी हिस्सा जिसे सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा था, इस जगह सुन्नी आबाद थे। इसलिए यमन में 2 हुकूमतें कायम हैं, जिसकी वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर सका और मुल्क हर वक्त खाना जंगी का शिकार रहा। इसी वजह से यमन का शुमार दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में होता है। खाना जंगी के दौरान मुल्क बेरोजगारी और मसाइल का शिकार हो गया, लेकिन इसी दौरान सऊदीया ने भी यमन से काम के गर्ज से आए लोगों को मुल्क से निकाल दिया। मईशत मजीद कमज़ोर होना शुरू हो गई। इस कमज़ोरी की वजह से अल-कायदा को इस मुल्क में कदम जमाने का मौका मिल गया। यमन से अल-कायदा अमेरिका के बहरी और हवाई जहाज़ पर हमला करते रहे। इसके बाद अमेरिका ने यमन पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए।
اس دوران یمن میں موجود ایک خاص گروپ یمن پر اپنا قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ حوثی باغی تھے۔ جی ہاں، یہ وہی حوثی باغی تھے جنہوں نے ابوظہبی پر بھی اٹیک کیا تھا۔ حوثی باغی کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے یہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے۔ عراق کویت کی جنگ میں یمن نے عراق کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے عرب ممالک میں یمن کے لیے مخالفت کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ یمن کو ملنے والی امداد بھی کم کر دی گئی۔ حوثی قبائل کے سربراہ حسین بدرالدین حوثی نے ایران کی مدد سے کچھ تنظیم تیار کی۔ اس نے ایران کے تعاون سے اپنے زیر اثر علاقوں میں ترقیاتی کام شروع کیے، تعلیم کا معیار بہتر کیا۔ حوثی سربراہ عوام کی بہت بڑی تعداد کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گئے۔ 2004 میں یمن پر قبضہ کرنے کے لیے حوثیوں نے بغاوت کر دی۔ اسے پہلی حوثی بغاوت بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ بغاوت ناکام ہو گئی اور بدرالدین مارا گیا۔ دوسری طرف القاعدہ مضبوط ہو رہی تھی، تو امریکہ نے القاعدہ سے بچنے کے لیے حوثی باغیوں اور یمن کی حکومت کے درمیان 2008 میں امن معاہدہ کروا دیا۔ آہستہ آہستہ حوثی مضبوط ہوتے گئے، ان کو ایران کی مدد بھی حاصل ہو گئی اور امریکہ کی مدد بھی حاصل ہو گئی، لیکن کچھ عرصہ بعد امریکہ نے حوثی باغیوں کو امداد دینا بند کر دی اور حوثی باغیوں کا سعودیہ سے اختلافات بھی بڑھنا شروع ہو گئے، اور آج حوثیوں کا تعلق حماس سے بھی بتایا جاتا ہے کہ حماس کو حوثی بھی مدد فراہم کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔